जैसा कि नाम ही शो करता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सीरीज ऑफ रिएक्शंस कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। मीन्स सीरीज ऑफ रिएक्शन है, वन स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप, इस तरीके से सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसके थ्रू हम ग्लूकोज को यूज करते हुए दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाते हैं और दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। अब 1940 के अंदर इसको जो है डिस्कवर किया गया था और इसके दूसरा नाम जो है वो एम्बडन मेरोफ पाथवे, इसे कहते हैं ईएम पाथवे भी कहते हैं। इसका जो हमारे पास एब्रीविएशन है वो ईएम पाथवे, एम्बडन मेरोफ पाथवे। अब यहाँ पर अक्कर इन साइटोसोल ऑफ ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, चाहे वो ब्रेन सेल है, चाहे वो स्केलेटल मसल का सेल है, चाहे वो कार्डियक मसल सेल है, उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस तो होनी ही होनी है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस अगर होगी तो फिर ही हमारे पास पायरुवेट जनरेट होगा, और पायरुवेट से आगे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो वो हमारे पास लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस ही नहीं होगी, उसको पायरुवेट के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ही नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो सीक्वेंस है वो नहीं चल सकेगा। जो ग्लाइकोलिसिस है ये तमाम के तमाम सेल्स के अंदर असेंशियली जो है कंटिन्यू और जो है वो टेक प्लेस करती ही करती है। जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों के अंदर ही रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है चाहे एब्सेंस है, इससे ग्लाइकोलिसिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस है वो उससे आगे जब पायरुवेट बनता है तो उससे आगे ऑक्सीजन की डिपेंडेंस आती है, उससे पहले पायरुवेट तक कोई ऑक्सीजन की डिपेंडेंस नहीं होती। फिर आ जाएगा हमारे पास इसकी नेट इक्वेशन, ग्लूकोज प्लस 2 एडीपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दो पायरुवेट बनेंगे और दो एटीपी बनेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 एडीपी और 2 एटीपी क्यों लिखे गए हैं, ये हालांकि जो हमारी पे ऑफ फेज है यानी कि स्प्लिटिंग फेज से आगे वहां पर कितने एटीपी जनरेट होते हैं, 4। लेकिन ये यहाँ पर 2 क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि जो हमारे पास 2 एटीपीज हैं वो पहली प्रिपरेटरी फेज में जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक जब हम बनाते हैं तो 2 एटीपीज लग जाते हैं। इस वजह से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो नेट एटीपी जो आएंगे हमारे पास टोटल पूरी साइकिल के वो 2 एटीपीज आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि इसके फीचर्स क्या हैं। ये एक यूनिवर्सल पाथवे, मींस तमाम के तमाम सेल्स के अंदर ये कंटिन्यू होता है, इसलिए ये यूनिवर्सल पाथवे है। दूसरा, ये एसेंशियल फॉर द ब्रेन, ब्रेन के लिए बड़ा ज़रूरी है। ब्रेन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो ग्लूकोज पर डिपेंड करता है, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कब होगी, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। इसलिए ये ब्रेन जो है ना वो ग्लूकोज पर डिपेंड करता है। सेम सीक्वेंस हमारे पास होता है एरिथ्रोसाइट्स, कॉर्नी और लेंस पर, जो कि अपनी एटीपी प्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं ग्लाइकोलिसिस पर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हमारे पास लैक्टेट बनता है, और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये क्रैब्स साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और ये हमारे पास एक लैक्टेट बनाने वाले इंजाइम की थ्रू ये लैक्टेट बनेगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है। मींस ये इसके जो इंटरमीडिएट्स है ना ये दूसरी साइकिल्स के अंदर भी यूज हो सकते हैं, इसलिए ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे भी है। फिर रिवर्सल ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज इक्वल टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। मींस अगर ग्लाइकोलिसिस का सारा प्रोसेस, अगर 3 जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है और इसमें जो है वो आखिरी वाला स्टेप है, और इसमें जो है ये वाला स्टेप है जी, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है। ये 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, अगर इनको रिवर्स कर दें, हम इनको बाईपास कर दें विद सर्टेन एंजाइम, तो क्या होगा कि हमारे पास ग्लूकोज हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हम बाद में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे एक अदर लेक्चर के अंदर। फिर हमारे पास आ जाएगा जी इसका डिटेल्ड पाथवे,
कि ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और जो है एटीपी से हम एक फॉस्फेट लेते हैं और ऐड कर देते हैं ग्लूकोज की 6 पोजीशन पर, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। अब यहाँ पर दो एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम है जी हेक्सोकाइनेज, तो जो तमाम की तमाम बॉडी के हमारे सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट द लिवर। लिवर के अंदर जो हमारे पास क्या होता है ग्लूकोकाइनेज, मींस यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्लूकोकाइनेज कहेंगे। अब ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज दो आइसो एंजाइम है, इनका फंक्शन क्या है, सेम है। अब इसकी ग्लूकोकाइनेज की Km वैल्यू हाई है और इसकी Km वैल्यू लो है। Km वैल्यू का क्या मतलब है कि एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट, मींस सबस्ट्रेट को कितना जल्दी कोई एंजाइम ग्रैब करता है और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, इसकी टेंडेंसी कितनी है किसी भी सबस्ट्रेट को ग्रैब करने की, इसे हम क्या कहेंगे, Km वैल्यू। हाई Km वैल्यू, हाई एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट, लो Km वैल्यू, लो एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन हुई फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज की मदद से। अब यहाँ पर क्या हो रही है, आइसोमरिज्म हो रही है, इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, आइसोमरेज एंजाइम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज का है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये जो फ्रुक्टोज है इसका कीटो ग्रुप है। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप को कीटो ग्रुप के अंदर हमने कन्वर्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। नेक्स्ट हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से हम बनाते हैं जी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट ऐड करते हैं, एटीपी एंड कन्वर्ट होता है एडीपी, मैग्नीशियम की मौजूदगी जरूरी है और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में। अब यहाँ पर ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है एक इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम है, मींस कि ये जो है वो यहाँ पर हम साइकिल को ब्रेक भी लगा सकते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आकर डायरेक्टली जो हमारी हार्मोन्स है ना वो एक्ट करती हैं, जैसा कि इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये वाली हार्मोन्स इस एंजाइम पर आकर एक्ट करती हैं और इसको या तो साइकिल को इनहिबिट कर देती हैं और या तो इसको प्रमोट करती हैं। अब यहाँ पर ये इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रेट लिमिटिंग स्टेप कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है जी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर भी 3 ही कार्बन है। अब हमें पता है कि एसीटोन की स्ट्रक्चर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें OH के साथ, अब यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हम सब्स्टिट्यूट कर दें OH के साथ और OH का जो H होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर दें हम फॉस्फेट के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट। एंड देन हमारे पास आ जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये क्या है जी, ये इसकी एल्डिहाइडिक फॉर्म है, कार्बन नंबर सेम है लेकिन ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी एल्डिहाइडिक फॉर्म है। अब यहाँ पर जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पर हमने क्या लगा देना है जी, फॉस्फेट लगा देना है। अगर हम फॉस्फेट लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डायरेक्टली साइकिल के अंदर अंडरगो नहीं कर सकता, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉस्फोट्राइयोज आइसोमरेज की मदद से कीटो फॉर्म से अल्डिहाइड फॉर्म में। कीटो फॉर्म से अल्डिहाइड फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा। अब यहाँ पर ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बना है हमारे पास, इस पर एंजाइम एक्ट करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, इससे हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये जो है वो पॉजिटिव फॉर्म है, इसका मतलब है कि ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करने की पोजीशन के अंदर है, तो यहाँ से ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करेगा और ये NaDH प्लस H पॉजिटिव बना देगा। तो ये हमारे पास डीहाइड्रोजिनेज का काम है। डीहाइड्रोजिनेज जहां पर भी है तो उसके साथ दो को जो को एंजाइम है वो हो सकते हैं, एक हो सकता है FADH2 और एक हो सकता है NaDH। अब यहाँ पर ये दोनों का काम ही क्या है
ये इन दोनों का काम ही हमारे पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना है। और ये दोनों ही हमारे पास किसकी एक्टिव फॉर्म्स हैं? ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक्टिव फॉर्म्स हैं। विटामिन जो नियासिन है उसका निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, और जो रिबोफ्लेविन है उसका फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पर ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना है, इससे हमने एक एटीपी बनानी है। यहाँ पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट यानी कि 1 पोजीशन पर भी एक फॉस्फेट है और 3rd पोजीशन पर भी एक फॉस्फेट है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन से हमने एक फॉस्फेट रिमूव करके एडीपी के साथ अटैच कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। जहां पर भी काइनेज एंजाइम आता है उसका मतलब क्या है कि उसने फॉस्फेट को किसी दूसरे सबस्ट्रेट से रिमूव करके और किसी दूसरे के साथ अटैच करना है। मींस इसने ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से इसने फॉस्फेट रिमूव किया और इसने अटैच कर दिया है एडीपी के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर काइनेज वहां पर उसने जो फॉस्फेट है वो अटैच करना है, और जहां पर फॉस्फाटेज है उसने फॉस्फेट को सबस्ट्रेट से रिमूव कर देना है। ओके, देन हमारे पास आ जाएगा जी 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम एक्ट करेगा। म्यूटेज मींस इसने क्या करना है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्जन करनी है। कैसे कन्वर्जन करनी है? लोकेशन चेंज करके 3 पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना है और 2 पोजीशन पर लगा देना है। अब यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की मौजूदगी में फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देगा, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस के अंदर एक और एटीपी बनाएगा, तो ये हमारे पास पायरुवेट बन जाएगा। ये होल स्ट्रक्चर है जो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर जो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये 2 हैं। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स अंडरगो कर रहे हैं साइकिल, हमने शो एक किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये NADH भी 2 बनेंगे और ATP भी 2 प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पर भी ATP 2 प्रोड्यूस होंगे। तो 4 ATP यहाँ पर बन गए और 2 NADH यहाँ पर बन गए, और यहाँ पर हमारे पास 2 ATP कंज्यूम हो गए। तो नेट ATP हमारे पास प्रोडक्शन होगी जी 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 ATPs बन गए, और एक NADH 2 NADH 2 बन गए, NADH 2 NADH बन गए। ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये NADH हैं वो क्या बना देंगे? 3 ATPs फर्दर बना सकते हैं, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये 2.5 ATPs बनाते हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको समझ में आया है तो आपने एक अच्छा सा कमेंट नीचे कर देना है, ताकि मुझे भी जो है वो एनकरेजमेंट हो, ताकि मैं भी आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इस ग्लाइकोलिसिस के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है।